देखो अच्छा, तो बताया ना तुमको, प्रॉपर्टीज फाइल होती है, इसमें ऐसे रख देते हैं। और प्रॉपर्टीज फाइल रीड करने का बहुत सिंपल सा कोड है ना, 2 लाइन का। न्यू प्रॉपर्टीज करके प्रॉपर्टीज क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका एक लोड मेथड कॉल करना है। और लोड मेथड में तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, config डॉट प्रॉपर्टी जो फाइल है इसका फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना के पास कर दे रहे होगे, प्रॉपर्टीज फाइल क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। की नेम भेजोगे, वैल्यू मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में, यहां कभी डबल कोट्स मत देना। यहाँ जो डेटा देते हो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, याद रख लेना। यहाँ से अगर नंबर भी भेजोगे, मान लो अगर env बराबर क्या लिख 3 लिख दें, तब भी अगर हम प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बना के डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे, env की नेम भेजेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगा 3। लेकिन वो क्या मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ जो भी भेजोगे वो सब किसमें मिलता है, बाय डिफॉल्ट सब स्ट्रिंग में मिलता है। पहली बात याद रखना इसके बारे में। अब अच्छा एक चीज ऐसे लिख दे तो, अब याद रखना प्रॉपर्टीज फाइल का कंसेप्ट ये होता है कि पहले वाला पहला जो इक्वल का साइन होता है उसके पहले जो होता है वो क्या होता है, की होता है। और उसके बाद जो होता है वो वैल्यू, पूरा वैल्यू होगा। अगर हम पूछें यूजर नेम की वैल्यू क्या है, तो बताओगे यूजर नेम बराबर ABCD। यहाँ जो इक्वल्स का साइन है ये भी सिंपली क्या है, एक अक्षर है। कभी ये मत समझना कि इसका मतलब ये समझ लेना कि यूजर नेम का मतलब एडमिन भी है, मतलब ABCD भी है ना। जो पहला इक्वल है, पहले इक्वल जो इक्वल का साइन है, इसके जस्ट पहले जो है वो क्या है, ई है। और इसके बाद जो है वो क्या है, वैल्यू। चाहे उसमें बराबर हो, चाहे हैश हो, चाहे XYZ हो, फर्क नहीं पड़ता। और जो भी है सब कुछ क्या है, सब कुछ स्ट्रिंग है। इसमें नंबर भेजो, चाहे दशमलव भेजो, चाहे ट्रू भेजो, चाहे फॉल्स भेजो, कुछ भी लिखोगे उसका मतलब वो क्या निकालेगा, एक स्ट्रिंग। वो एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। क्लियर है ये बात। और प्रॉपर्टीज फाइल के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने जो जेनरिक मेथड्स बनाए हो वहीं पे एक मेथड बना लेते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, क्या, लोड प्रॉपर्टीज करके, ठीक है। और जो 2-3 लाइन का कोड बोला वही लिख देते हैं, वो प्रॉपर्टीज फाइल को क्या कर देता है, लोड कर देता है। और वही जो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट होता है उसी को जगह जगह हम यूज करते हैं। बस एक ही मेथड इसका कॉल करते हैं, कौन सा, डॉट गेट। कौन सा, डॉट गेट। गेट मेथड कॉल करोगे, की नेम भेजोगे या प्रॉपर्टी नेम भेजोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगी। मैप जैसा नहीं लग रहा है ये, काफी कुछ कैसा है ये, मैप जैसा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया कुछ कॉमन डेटा, लेकिन बहुत सा डेटा ऐसा होता है जो कॉमन नहीं होता है, अलग अलग टेस्ट केसेस में अलग अलग होता है। जैसे तुमको लीड बनाना है, तो लीड क्रिएट करना है, तो होता है तुम्हें फर्स्ट नेम भेजना है, लास्ट नेम भेजना है, कंपनी नेम भेजना है, एड्रेस भेजना है, तुम्हें अकाउंट बनाना है, वहां अकाउंट नेम भेजना है, अलग अलग डेटा भेजना है कि नहीं है। तो ये सब डेटा का मैनेजमेंट करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सेल है ना, अक्सर अपना डेटा हम एक्सेल शीट में रखते हैं। जो डेटा होता है हमारा एक्सेल शीट में, हमने एक बार दिखाया भी था तुम लोगों को ना। जैसे अगर कहीं कुछ है ऑटोमेटेड है ये ना, SRC टेस्ट जावा में आ जाओ। जैसे ये टेस्ट केस है, ये ऑटोमेट किया था आप लोगों ने ना, पेज वाइज क्लासेस। अब यहाँ पे जैसे आपका मेथड है फिलअप इनवाइस इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। इस मेथड के अंदर देखो आप क्या कर रहे हो, सेंड कीज भेज रहे हो, यहाँ पे क्या भेज रहे हो, यहाँ पे जैसे देखो क्या है, धीरेन्द्र कर रहे हो, ये सब क्या है, एड एलिमेंट है, या जो भी है, ये भदोही भेज रहे हो, कौशाम्बी भेज रहे हो, उत्तर प्रदेश भेज रहे हो, ये सब क्या भेज रहे हो, डेटा ही तो है। ये डेटा यहाँ ऐसे नहीं भेजना है, ये डेटा कहाँ होना चाहिए, एक्सेल फाइल के अंदर, प्रॉपर्टीज के नहीं, कहाँ, एक्सेल फाइल के अंदर। और जहां पे एक्सेल फाइल के अंदर ये भदोही लिखोगे, भदोही तो क्या हो गया, डेटा। और उसके पहले लिखोगे, उस डेटा को एक नाम दोगे। जैसे नाम तुमने लिख दिया सिटी, तुमने लिखा सिटी, और सिटी के आगे क्या लिखा, भदोही। तो सिटी क्या हो गया, नेम हो गया डेटा का।
और भदोही उसकी क्या हो गई, वैल्यू। तो अपनी स्क्रिप्ट में तुमको लिखनी होगी सिर्फ क्या है, आप सिटी। जब ये चलेगा तो एक्सेल शीट से जाके देखेगा सिटी के सामने क्या रखा है। अगर सिटी के सामने क्या रखा है, भदोही रखा है, तो भदोही ले आके इनपुट करेगा। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो मान लो सिटी है और क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से। तो कल को तुम्हें सिटी चेंज करना होगा, सिटी को जौनपुर करना होगा, डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना होगा, तो तुम्हें अपने इस कोड में आने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुमने कहाँ लिखा है, एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में ही तुम्हें डेटा चेंज करना होगा। मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट से डेटा पूरी तरह से अलग रहेगा, जिससे कल को अगर मान लो एप्लीकेशन में डेटा चेंज हो गया, जगह जगह डेटा चेंज करना है, तो तुमको अपनी स्क्रिप्ट खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो एक्सेल फाइल खोलोगे, वहीं पे सारा डेटा क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अब बात समझ में आ रही है। एक बात याद रखना, अपने फ्रेमवर्क में एक वर्ड हमेशा इस्तेमाल करना कि एवरी डेटा इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं। मेरा, तुम कहोगे कि मेरे ऑटोमेशन में जो भी डेटा इस्तेमाल होता है वो कहीं भी स्क्रिप्ट में मेंशन्ड नहीं। कहोगे देयर इज नो हार्ड कोडेड डेटा इन स्क्रिप्ट्स। ठीक है, एवरी डेटा इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स लाइक एक्सेल CSV XML आर एनी। डेटा प्रोवाइडर से तुम कर रहे थे, लेकिन डेटा प्रोवाइडर के अंदर तुम एरे हम खुद अपने हाथ से बना रहे थे ना। डेटा तो कोड में ही था ना, डॉट जावा फाइलों में डेटा था कि नहीं। वो डेटा प्रोवाइडर भले हमने बताया था तुमको, लेकिन हमने तुमको सिखाने दिखाने के लिए उस समय क्या बताया था, देखो हार्ड, देखो डेटा डाला था यार। इसमें है कहीं डेटा प्रोवाइडर, अच्छा इसमें नहीं है। इसमें अच्छा, ये देखो, ये देखो था ना। तो डेटा तो यहाँ डाला था ना मान से। और ये सब मतलब तुम्हारी डॉट जावा फाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। डेटा सब कुछ कहाँ रहेगा, एक्सेल फाइल के अंदर। कैसे रखें अब ये देखो जरा। मान लो हम यहाँ ऑटोमेशन करने जा रहे हैं, हमको डेटा रखना है। मेरे पास क्या है, ढेर सारे क्या है, टेस्ट केसेस हैं। तो सबसे पहले देखो हम एक कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम रख दे रहे हैं S.N. अक्सर बना देते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 के, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट केस नेम। क्या लिखा, टेस्ट केस नेम। एक कॉलम बनाया, एक कॉलम और बनाया क्या, टेस्ट केस आईडी, ठीक है। अब ये टेस्ट केस आईडी क्या है पता है, अरे यार जहां ऑटोमेशन किया था तो टेस्ट केस आईडी एक नहीं बनाई थी हमने, कहाँ गया, ये वेरीफाई जो ये हमने बनाया था VT0010, ये क्या है, टेस्ट केस आईडी ही तो है। और पूरा क्या है, टेस्ट केस नेम है। तो हम लोग ऐसे रख देते हैं, सीरियल नंबर जैसे लिख दिया क्या 1, टेस्ट केस नेम हमने वो लिख दिया जो हमारा टेस्ट केस का नाम है। ये पूरा इस तरह से आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है किसका, रैप टेक्स्ट का। क्लिक करो, ऐसा हो गया। टेस्ट केस आईडी देना है तो लिख दिया क्या VT0010, इस तरह से। अब मान लो ये मेरा टेस्ट केस है, हमको इनवाइस बनानी है। अब यहाँ देखो एक कॉलम और दे रहे हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा हमने, डेटा नेम 1। ध्यान से देखो इसको, डेटा वैल्यू 1, इस तरह से। और ये देख रहे हो दोनों, सिलेक्ट किया ना। एक्सेल में एक फंक्शनलिटी होती है ना ड्रैग करने की, देखो ड्रैग कर दे रहे हैं। कहाँ तक चला गया यार ये, 35 तक।
और एक काम करते हैं, जरा कॉलम विड्थ लिख देते हैं सब ऐसे। तुम कहोगे सर डेटा कहाँ दे रहे हो, ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। अब जरा आते हैं इसमें, अपने टेस्ट केस में आओ। जैसे मान लो ये है तुम्हारा वेरीफाई, क्या है अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट एड ऑन इनवॉइस फॉर्म, मान लो यही है मेरा टेस्ट केस। इसमें हमें डेटा फिलअप करना है। क्या क्या डेटा फिलअप करना है भाई? मान लो हमें डेटा फिलअप क्या क्या करना है, जो जो यहाँ फिलअप किया है देख लो ना क्या क्या किया है। एक फर्स्ट नेम किया है, एक सब्जेक्ट नेम किया है। सब्जेक्ट नेम हम लोग दे रहे हैं, चलो ठीक है, चलो सब्जेक्ट नेम भी लेते हैं। या देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखो जरा। एक क्या है, फर्स्ट नेम है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट है, किसी का नाम भी है, एड्रेस भी है, सिटी भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है ना, स्टेट भी है, पिन कोड है ना, नेशनलिटी है। इस तरह से ये सब क्या है, ये सब डेटा ही तो है। सिटी है ना, सिटी नहीं, यहाँ पे क्या था पहले, देखो यही हम डेटा कैसे लिखेंगे। मान लो हमको सिटी रखना है, देखो हम क्या करने वाले हैं, डेटा नेम में लिखेंगे क्या, सिटी। डेटा वैल्यू में लिखेंगे क्या, मान लो एक ही डेटा नहीं चाहिए। सोचो कब हमने ये डेटा नेम 1 2 3 क्यों दिया, क्योंकि एक टेस्ट केस में ढेर सारे डेटा की जरूरत पड़ सकती है। हमने कितने बना दिए, 35। अगर तुम्हारी जरूरत और ज्यादा की होगी तो और ड्रैग कर दोगे, तो 50 बना लो चाहे 100 बना दो। ध्यान से देखो इसमें क्या कर रहे हैं। इस टेस्ट केस में हमें सिटी रखना है, और क्या रखना है, मान लो डिस्ट्रिक्ट रखना है। डिस्ट्रिक्ट मान लो लिख दिया हमने क्या, चलो क्या है, मान लो भदोही है। और स्टेट मान लो क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। मान लो हमें रखना है क्या, कंट्री इंडिया। इसके लिए पिन कोड को क्या बताया, पिन कोड जैसे मान लो यहाँ का 221406 लिख दें। लेकिन याद रखना एक चीज बताई थी ना कि एक्सेल में जब डेटा भरना तो उसके पहले एक अपॉस्ट्रोफी लगा देना। याद है एक बार हमने क्लास ली थी कि नहीं ली थी, और उस समय ये चैलेंज आया था कि जब अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया था, ये इंट था तो नहीं। याद है मेथड याद करो, शीट का एक मेथड था गेट रो, वो रो क्लास का ऑब्जेक्ट देता, रो का ऑब्जेक्ट देता, रो का मेथड था गेट सेल, वो सेल का ऑब्जेक्ट देता था, सेल का मेथड था गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, वो स्ट्रिंग डेटा उठाता था। और एक था गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू, वो कौन सा डेटा उठाता था, न्यूमेरिक। तो अगर तुम, सबसे आसान होता है गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू यूज करना, लेकिन गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू इस पे इसके लिए चलेगा ना तो एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि अगर कोई डेटा तुम चाहते हो कि सारा डेटा किसकी तरह ट्रीट हो, स्ट्रिंग की तरह हो, तो इसके पहले क्या लगा दो, ए के पास ट्रॉफी। लेकिन ये भी तरीका बताया था कि ढेर सारा हो तो कहाँ कहाँ लगाते फिरोगे, तो उसके लिए भी हमने कंडीशन लगाई थी ना। चलो अभी आगे दिखाते हैं। ये क्या हो गया, 221406 हो गया। और मान लो क्या हो गया, एड्रेस है, ठीक है, कुछ एड्रेस XYZ डाल दिया। इस तरह से तुमको सारा डेटा। अच्छा अगर मान लो तुम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, इसको कहाँ रखें, स्टोर करें। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है तुम्हारा, जो भी हम लोग देख रहे थे, डेस्कटॉप पे कहाँ है, हाँ अच्छा डी ड्राइव में है। चलो डी ड्राइव में आ गए, कहाँ है, ये है, कौन सा, ये। अच्छा एक काम करो, कोई बात नहीं, हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन है कहाँ। तुम्हें पता है ना ये चीज, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओ, चलो यहाँ पे भी टाइगर CRM 5 है ना, जहाँ पे भी है ये, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर SRC है ना, मेन टेस्ट है ना, टेस्ट के अंदर क्या है, जावा और रिसोर्सेज है ना, तो टेस्ट डेटा हम यहीं रखेंगे। कहाँ, रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्स का मतलब
वो चीजें जो एज अ रिसोर्स तुम्हारे ऑटोमेशन में यूज हो रही हैं, जैसे डेटा भी क्या है, एक रिसोर्स है ना, बिना डेटा के चलेगा तुम्हारा टेस्ट केस? नहीं ना। यही है मान लो लोकेशन। तो चलो इसका नाम रख देते हैं क्या? नाम रख देते हैं टेस्ट डेटा। अच्छा, अब मान लो तुम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो। मान लो, सोचो ध्यान से, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो। एक बंदा तुमको टेस्ट केस लिख के दे दे और बता दे कि हमने एक्सेल में जो जो डेटा तुमको टेस्ट केस में इस्तेमाल करना है वो यहीं पे रखा है। तुम पूछोगे उससे कैसे ढूंढेंगे, तो वो कहोगे कि तुम अपने टेस्ट केस और टेस्ट केस आईडी और टेस्ट केस नेम के सहारे तुम ढूंढ सकते हो अपनी रो जिसके अंदर तुम्हारा डेटा रखा है। और वहां पे अगर लिखा होगा टेस्ट केस में सिटी डालो, तो सिटी के करस्पॉन्डिंग देखना क्या डेटा है, भदोही है तो तुम क्या कर देना, भदोही डाल देना। बोलो, हम मैनुअल टेस्टिंग का, हम ऑटोमेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुमको एक जगह टेस्ट केस लिख के दे दिया रहे, टेस्ट केस में लिखा रहे इंटरसिटी, लिखा रहे कि इंटरसिटी इन सिटी ड्रॉप डाउन, सिटी टेक्स्ट बॉक्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट टेक्स्ट बॉक्स, इंटर पिन कोड इन पिन कोड टेक्स्ट बॉक्स। तो और तुमको बता दे कि डेटा एक एक्सेल फाइल में रखा है, तो तुम ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? भाई टेस्ट केस नेम और टेस्ट केस आईडी से पहुंच भाई, पहले तो एक्सेल वो बता देगा टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स में रखा है, तुम इसको खोल लोगे। फिर तुमसे कहेगा भाई कहाँ रखा है, तो अपना टेस्ट केस नेम और टेस्ट केस आईडी अपना क्या कर लेना, मैच कर लेना। जहां मैच करे वहीं पे उसी के अंदर सारा डेटा रखा है, और डेटा भी अब वहां पे सिटी लिखा है, तो तुम जाके ढूंढोगे सिटी कहाँ है। सिटी दिख गया कि नहीं दिख गया, तो तुम समझ जाओगे सिटी के सामने क्या है, सिटी की वैल्यू है। तो तुम समझ जाओगे टेस्ट केस में हमको एप्लीकेशन में क्या डालना है, भदोही डालना है। फिर उसमें लिखा होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट, ढूंढोगे भैया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है इस रो के अंदर, इस रो में। तो इस रो में तुम देख रहे हो कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट सामने भी क्या है, भदोही है, तो भदोही डाल दोगे। स्टेट कहेगा तो स्टेट डाल दोगे। बोलो, मैनुअल टेस्टिंग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब डेटा बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं हो गया? मान लो मेरे पास 200 टेस्ट केस हैं, तो क्या होगा बताओ, एक टेस्ट केस के लिए कितनी रो बनी है, एक। अगर मेरे पास 200 टेस्ट केस हैं, 200 का डेटा रखना है तो कितना, कितनी रो चाहिए, 200 रो चाहिए। अगर मेरे पास 1000 टेस्ट केस हैं, तब भी 1000 रो के अंदर सारा डेटा मैनेज हो जाएगा। और जिसको टेस्टिंग करनी होगी, टेस्ट केस पढ़ेगा, हम मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो पढ़ेगा, वो टेस्ट केस आईडी और टेस्ट केस के नाम से यहाँ से ढूंढ लेगा अपनी रो, और रो के अंदर ही सारा रखा है क्या, डेटा। और डेटा भी रखा है देखो हमेशा पेयर में, डेटा नेम डेटा वैल्यू, डेटा नेम डेटा वैल्यू, डेटा नेम डेटा वैल्यू, अपना डेटा ढूंढ के वो फिलअप कर लेगा। अब हमें यही काम ऑटोमेशन के थ्रू करना है। लॉजिक यही है कि पहले अपनी आपको फाइल, जैसे एक मैनुअल टेस्टर से कहेंगे डेटा डालो तो क्या करेगा, पहले अपनी फाइल ढूंढेगा। फाइल के बाद वो जाएगा, यहाँ 3 शीट है ना, 3 शीट में से पहली, चलो इसका भी नाम बदल देते हैं, क्या नाम रख दें, डेटा शीट। तो फिर अपनी क्या वो ढूंढेगा, शीट ढूंढेगा। शीट ढूंढने के बाद फिर क्या ढूंढेगा, अपनी रो ढूंढेगा। और रो में डेटा उसमें पेयर में की डेटा नेम और डेटा वैल्यू के फॉर्मेट में रखा है। तो यही सेम चीज हमें ऑटोमेट करना है, कुछ अलग नहीं करना। क्लियर है इतनी बात? बोलो, बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा अब ये बताओ, ऐसे हजारों टेस्ट केस का डेटा सारा एक ही फाइल के अंदर इस तरह से आ जाएगा। कल को तुम्हें डेटा जगह जगह चेंज करने की जरूरत पड़ी, एप्लीकेशन में हुआ कि डेटा बदल गया, तुम्हें डेटा बदलना है, तो तुम्हें अपनी एक्सेल वो खोलना है, वो इक्लिप्स खोलना है, या अपना वो खोलना है ना, तुमको सीधे क्या खोलना है, एक्सेल फाइल, और यहीं जाके डेटा चेंज कर दो। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? अब यही हमें करना है कि अपनी स्क्रिप्ट में से, अपनी स्क्रिप्ट में हमें डेटा का ध्यान समझना, डेटा का स्क्रिप्ट में डेटा की वैल्यू नहीं देनी है, डेटा का क्या देना है, नाम। और याद रखना नाम थोड़ी ना बदलेगा। अरे डेवलपर हो सकता है भदोही डिस्ट्रिक्ट काट दे तो तुमको भदोही चेंज करना पड़ जाए, लेकिन जो तुमने यहाँ उसको नाम दिया है सिटी, तो तुमने अपने मन से दिया है ना। क्या डेवलपर ये बदल देगा ना भाई अब सिटी इस्तेमाल नहीं करना है, वर्ड अब से शहर लिखना है? नहीं कर सकता ना। ये नाम तो किसने रखा है, तुमने रखा है ना। डेवलपर ये कर सकता है कि एप्लीकेशन में मान लो भदोही डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दे, वो चेंज कर दे।
हटा दे तो तुम्हें, अगर चेंज कर दे या हटा दे तो तुम्हें अपने स्क्रिप्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने स्क्रिप्ट में भदोही का नाम नहीं लिखा, तुमने किसका नाम लिखा, सिटी, और ये सिटी वर्ड तुम्हारा दिया हुआ है, इसको डेवलपर बदल नहीं सकता। ये बदलने की जरूरत तब पड़ सकती है जब सिटी का फील्ड ही डेवलपर क्या कर दे, गायब कर दे। जब सिटी का फील्ड ही गायब कर देगा तो फिर डेटा क्या बदलोगे, तब तो तुम्हें क्या पूरी लाइन ही, ये 2 लाइन जो भी होगी वो लाइन ही पूरी क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। लेकिन अगर डेटा बदलेगा तो तुम्हें अपने कोड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोड में कोई भी डेटा नहीं है। कोड में सिर्फ डेटा का क्या होगा, नाम होगा। डेटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ है, एक्सेल में। एक्सेल में जहां पे है ऐसे है, डेटा नेम, डेटा वैल्यू। अब हमें यही रीड करना है ऑटोमेशन के थ्रू। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा जेनरिक मेथड जहां है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जेनरिक मेथड में ही बना देते हैं, और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि एक नई क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे तुमने एक वेब यूटिल बनाया है ना, कहाँ बनाया है, इसे बनाया होगा, ये यूटिल्स में एक वेब यूटिल बनाया है ना, तो अक्सर लोगों के फ्रेमवर्क में एक क्लास और होती है जिसका अक्सर वो लोग नाम रख देते हैं क्या, जैसे हम क्लास का नाम रख दें डेटा यूटिल। क्लियर है? और इसके बाद इसको कर दें क्या, यहीं पे चलो मेथड, यहीं पे कोड लिखते हैं, एक मेथड बना दें, मेथड का नाम रख दें पब्लिक वाइड गेट टेस्ट केस, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक। और इसको ही हम वहां पे कॉल, टेस्ट केस में कॉल करेंगे। अभी हम टेस्ट केस में नहीं कॉल कर रहे हैं, अभी हम तुमको सिर्फ कहां से कॉल करके दिखा रहे हैं, मेन मेथड के अंदर से। कैसे करेगा कोई कॉल, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देखो ये यहाँ मेन मेथड नहीं होगा, कॉल तो कहाँ करेंगे, जो टेस्ट केस नहीं है जिसके अंदर @टेस्ट एनोटेशन है वहां से, लेकिन अभी दिखाने के लिए, रन करने के लिए हम यहाँ पे रख रहे हैं, या चाहो तो वहीं पे रख दे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब यहीं से हम इसको कैसे कॉल करेंगे, तुम्हें पता है, भले इसी क्लास का मेथड है लेकिन ये स्टैटिक है और ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो तुम्हें पता है डायरेक्टली ये कॉल नहीं कर सकता, इसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो इसने क्या किया, डेटा यूटिल क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, एक वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम रख दिया क्या, dt यूटिल। कोई कंफ्यूजन इसमें? और फिर वो बंदा क्या करेगा, dt util डॉट गेट टेस्ट केस डेटा। अब अच्छा, इसमें ये देख रहे हैं, ये मेथड बना रहे हैं, मेथड में से एक काम करेंगे, मेथड में बंदा भेजेगा क्या जानते हो, ध्यान से देखना, मेथड में बंदा भेजेगा टेस्ट केस का नाम, टेस्ट केस की आईडी। जैसे टेस्ट केस की आईडी क्या भेजेगा, जैसे मान लो अगर किसी इनवाइस वाले को डेटा उठाना होगा तो क्या भेजेगा, टेस्ट केस की आईडी, जो कि क्या है, BT0010। और इस मेथड का अब काम होगा, जो मेथड हम लिखने जा रहे हैं इसका काम होगा कि इस टेस्ट केस आईडी के बिहाफ पे जाए एक्सेल फाइल में, जिस रो में वो है उस रो का सारा डेटा उठा के लाए। देखो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है ना। चलो यहाँ एक आर्गुमेंट बना लेते हैं, क्या, स्ट्रिंग, नाम रख देते हैं क्या, चलो TC आईडी, टेस्ट केस आईडी। अब आ जाओ, चलो अब देखते हैं कैसे रीड करना है। तुमको रीड करना बताया गया है, एक एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल रीड करनी, ये कोड मत भूलना, लिखवाते हैं कई बार। सबसे पहले तुम्हें करना होता है, देखो ये फाइल तुम्हें रीड करनी है, जब भी किसी फाइल को रीड करना होता है तो यूज करते हैं हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का। और जब किसी फाइल में हमें क्या करना होता है, नया फाइल बना के या फाइल में कुछ ऑटोमेशन के थ्रू लिखवाना होता है, तो उसे बोलते हैं क्या, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना नहीं है,
जो एक्सेल में डेटा है उसे उठा के लाना है, इसलिए हम यूज करेंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहां भेज दो आप क्या, फाइल का पाथ। चलो इसको कर देते हैं क्या, सराउंड विथ ट्राई कैच। ऐसे याद रखना, जो ये तुमको दिख रहा है भाई, ये क्या है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, जो लिखते ही कंपाइल टाइम पे ही एक्सेप्शन थ्रो करने लगे तो समझ जाना ये कैसा है, चेक्ड है। अनचेक्ड जो होता है, या इसी को कंपाइल टाइम भी एक्सेप्शन बोलते हैं और चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं, और जो एक्सेप्शन चलने के समय आता है उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम। ठीक है, तो इसको दो ऑप्शन होते हैं, चलो हम कर दिया क्या, सराउंड विथ ट्राई कैच, यहाँ पे देना है क्या उसका पाथ। तो भाई बताओ फाइल का पाथ क्या है, यही दिख जाएगा, कहाँ पे है, src टेस्ट रिसोर्सेस के अंदर आ गया है ना। इसका पाथ उठा लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, src के अंदर है ना, ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, बन गया है वो क्योंकि ओपन है, क्योंकि तुमने अभी ओपन कर रखा है ना, तो वो टेम्पोरी एक है कि जो कुछ लिख, जैसे तुम कुछ लिखते हो एक एक्सेल फाइल को सेव ना करो, कुछ लिखते हो तो सब टेम्पोरी में सेव होता रहता है, जैसे ही तुम सेव कर दोगे या फाइल बंद कर दोगे तो जो टेम्परेरी वाला खुला है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो है, ये इसकी पहचान होती है, जैसे अभी अगर हम इस एक्सेल फाइल को बंद कर देते तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि जब तुम एक एक्सेल फाइल में कुछ लिख रहे होते और सेव नहीं कर रहे होते तो कहाँ जाता है, इसके अंदर मेन फाइल में तो अभी सेव हुआ नहीं है, तो एक बगल में साइड में एक टेम्पोरी फाइल बना लेता है, उसी के अंदर चीज को क्या करता है वो उस समय टेम्पोरी में रखता रहता है। अगर तुम सेव करोगे तो वहां से हटके इसमें चला जाएगा, नहीं सेव करोगे तो फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये पाथ आ गया आपके पास, src टेस्ट रिसोर्सेस टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स, ये क्या बना तुम्हारा, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। चलो वैसे ये भी बात जान लेना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का पेरेंट होता है इनपुट स्ट्रीम, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तुम्हें पता है ना पेरेंट में रख सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, फिर तुमको बताया गया था कि दो क्लासेस हैं, एक्सएसएफ वर्कबुक, याद करो ये इंटरव्यू में पूछते हैं एक्सएसएफ किसके लिए है और एचएसएसएफ किस लिए है, दो हैं, एक्सएसएसएफ है एक्सएलएस एक्स के लिए और एचएसएसएफ जो है वो किसके लिए है, एक्सएलएस के लिए। एक्सेल का जो फॉर्मेट था, जो एक्सेल का एक्सटेंशन था एक्सेल 2003 तक, एक्सेल के भी कई वर्जन आए ना, 95 आया, 98 आया, 2000 आया, 2003 आया, 2003 तक जब भी कोई एक्सेल फाइल बना के सेव करते थे ना तो उसका एक्सटेंशन था डॉट एक्सएलएस। क्या था, डॉट एक्सएलएस। बाद में जब एक्सेल का 2007 वाला वर्जन आया, नया वर्जन 2007 आया, 10 आया, 13 आया, इन नए वर्जन में इन लोगों ने एक फॉर्मेट और दिया कि आप चाहो तो एक्सएलएस में भी रख लो और चाहो तो एक्सएलएस एक्स में भी। एक्सएलएस एक्स में रखने का फायदा ये है कि वही डेटा एक्सएलएस में रखो, वही डेटा एक्सएलएस एक्स में रखोगे तो एक्सएलएस एक्स वाले की साइज क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लो 100 रो का डेटा वहां 100 केबी में रख रहे हो एक्सएलएस में, अगर वही 100 रो का डेटा एक्सएलएस एक्स में रखने की कोशिश करोगे तो 100 केबी नहीं लेगा, वो 85-60 केबी में तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब कम साइज में ज्यादा डेटा रख सकते हो भाई। इसलिए तो नया दिया उन लोगों ने कि भाई अब आपकी फाइल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेकिन डेटा आप उतना ही रखो, ये एडवांस है। तो अगर आपका डेटा एक्सएलएस, जैसे हमने जो सेव किया है उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स है, आजकल जो नई एक्सेल तुम यूज करते हो जब उसको सेव करोगे तो बाय डिफॉल्ट किसमें सेव होता है, एक्सएलएस एक्स में। अगर एक्सएलएस में करना चाहते हो तो तुमको ध्यान देना पड़ता है, तब ऐसे देखो, जैसे यहाँ देखो सेव एज करें, बाय डिफॉल्ट ये किसमें जाएगा, एक्सएलएस एक्स में, लेकिन तुम चाहते हो ना एक्सएलएस में जाए, तब तुम सेव एज टाइप वाले को ऐसे क्लिक करो। देखो एक आ रहा है ना, एक्सेल 97/2003 वर्कबुक, ये एक्सटेंशन क्या देगा, एक्सएलएस देगा।
और साइज पहले से क्या होगा, वही डेटा रहेगा लेकिन साइज इसकी क्या होगी, बड़ी होगी, ज्यादा। क्लियर है ये? तो एक्सएलएस हमें क्या यूज करना है, एक्सएलएस एक्स हमारा है तो हमें इसलिए यूज करना है, इसी को बड़ा अच्छा नाम है एक्सएलएस एक्स, याद रखना लास्ट वाला एक्स क्या है, एक्सएसएफ। अच्छा वो नहीं है क्या, इसके लिए याद है कि नहीं, बताया था ना, ये जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए होती है क्या, एक जार फाइल जिसका नाम है अपाचे POI। बिना उसके ऑटोमेशन नहीं होगा। तो अपाचे POI की अगर बात करोगे तो अब तो तुम मैवन यूज कर रहे हैं ना इसमें हम, तो अगर मैवन यूज कर रहे हो तो pom.xml में जाओ, यहीं पे तुमको उसके लिए भी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। देखो नहीं है फिलहाल अभी, लो भाई यही है। देखो मैवन क्या है, repository डॉट mvn repository.com है ना, इसके अंदर जाओ और सर्च मारो सिर्फ अपाचे POI, या सिर्फ POI भी लिख दोगे तो आ गया ना। एक अपाचे POI कॉमन है ना, इसको क्लिक करो और तुम्हें पता है ना कैसे निकालते हैं, करंट वर्जन कौन सा है 5.2.5, क्लिक करो, अंदर आओगे तुम्हें अपने आप ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, यही कॉपी करना है और उठा के यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। और आगे आ जाओ, एक से काम नहीं बनेगा, एक और भी चाहिए होगा, वो जो वो है वो OOXML करके होगा, ये है ना नीचे वाला जस्ट, या ये वाला देखो POI, चलो ये वाला यूज करो, 5.2.5 और यहाँ पे भी आ जाओ भाई, इसे क्या करो कॉपी करो, यही दो डिपेंडेंसी तुमको अंदर डालनी है, सेव करो, डिपेंडेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, डाउनलोड होने लगेगी, डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे डाउनलोड हो जा रही है, बिल्डिंग कर रहा है ना अभी, बिल्डिंग 94%, जैसे ये 50% 100% होगा, अपने आप ये वर्क करना शुरू कर देगा। अच्छा चलो तब तक इसको होने दो, ये देखो अच्छा एक रो है ना, एक ही रो थोड़ी ना रहेगी, जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे उतनी रो यहाँ पे बनेगी। कॉपी करो, पेस्ट करो, वैसे तुम कहोगे सर सब तो एक ही है, लेकिन तुम अपना क्या कर देना सबको चेंज, भाई अलग अलग डेटा होगा, अलग अलग टेस्ट केस होगा, जैसे एक टेस्ट केस ये है, एक अकाउंट फॉर्म है, अलग अलग टेस्ट केस होंगे ना तुम्हारे, इसी तरह से एक क्या होगा, वेरीफाई क्या है ये, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वेरीफाई अकाउंट, सर्च, ऐसे ये सब तो क्या है टेस्ट केस हैं, और उनकी अलग अलग वहां पे तुमने आईडी दी होगी, किसी को 10 दी होगी, किसी को 11 दी होगी, सबकी आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी ना, मान लो इस तरह से। और सबमिट अलग अलग डेटा होगा, जैसे यहाँ सिटी डाल रहे हो, अकाउंट वाले में मान लो सिटी तुमको नहीं डालना है, यहाँ क्या डालना है, क्या डालना है, ऐसे रखो फर्स्ट नेम, और जैसे जो भी रखना है रख दो, मतलब अलग अलग रो में अलग अलग क्या रहेगा तुम्हारा डेटा। और हर टेस्ट केस के लिए तुम देख रहे हो एक डेडिकेटेड रो है, तो कब कल को अगर 250 टेस्ट केस होंगे तो 250 यहाँ क्या बनेंगी, 250 रो बनेंगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं न्यू एक्सेसफ वर्कबुक, यही बताया गया था ना, लेकिन याद रखना एक्सेसफ वर्कबुक का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, एक्सेसफ वर्कबुक क्लास के अंदर 10 कंस्ट्रक्टर हैं, और क्या है वो ओवरलोडेड है। हमको जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, इनपुट स्ट्रीम वाला।
बस हमारे पास इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ही भाई, है ना, ये लिख FIS भेज दिया एक्सेस ऑफ वर्कबुक का। अभी दे रहा है एरर, ये भी वही चेक्ड एक्सेप्शन है, एरर क्यों दे रहा है ये, देखो आ गया ना ऑप्शन ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसमें भी क्या लगा हुआ है, इसका भी एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है, याद रहेगी ये बात। चलो अच्छा कर दें, जरा कर देते हैं ऐड थ्रोज, या लिख दें क्या सराउंड विथ ट्राई कैच। जरा अच्छी चीज देखना ध्यान से, अभी नहीं, यहाँ क्या आ रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसको कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करेगा, IU एक्सेप्शन। IU एक्सेप्शन का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अच्छा एक चीज और देखते हैं, देख रहे हो IU एक्सेप्शन ने दोनों को मैनेज कर लिया ना, फाइल नॉट फाउंड को भी और IU एक्सेप्शन को भी। तो याद रखना ऐसा कब होता है, पेरेंट, सच्चाई ये है कि IU एक्सेप्शन पेरेंट है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है, उसका चाइल्ड है। जब पेरेंट से मैनेज करोगे तो पेरेंट भी मैनेज हो जाएगा और चाइल्ड एक्सेप्शन दोनों मैनेज हो जाएंगे। तो हमने एक से ही कर दिया दोनों, ठीक है, बोलो क्लियर है इतनी बात। चलो इसका थोड़ा सा और छोटा, अच्छा अब एक बात और हमने सिखाई थी उसी समय, एक्सेस ऑफ वर्कबुक का भी बन सकता है और किसका बन सकता है, बस इतना अंतर है एक्स का और एच का। लेकिन याद रखना दोनों का पेरेंट जो है उसका नाम है वर्कबुक। तो ये अच्छा है ना, पेरेंट यूज करने का फायदा कि कल को अगर एक्सएलएस से एक्स पे पूरा कोड लिख दे तो हर जगह किसका यूज करेंगे हम, डब्ल्यू बुक का। डब्ल्यू बुक का टाइप क्या है, वर्कबुक। डब्ल्यू बुक का टाइप क्या है, देखो तुम्हारे सामने वर्कबुक। कल को हमसे कोई कहेगा नहीं एक्सएलएस एक्स नहीं, हमको एक्सएलएस चाहिए, तो हमें हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह जाके जहां एक्सेस ऑफ वर्कबुक लिखा है वहीं क्या कर देंगे, एक्सेस ऑफ वर्कबुक। अगर हम यहाँ पे भी एक्सेस ऑफ वर्कबुक लिख देते तो जगह जगह हमें चेंज करने की जरूरत, वही वाला एग्जांपल जो वेब ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर का, ठीक है, या जो एपीएम ड्राइवर और आईओएस ड्राइवर और एंड्रॉइड ड्राइवर में रिलेशन, सेम वैसा ही रिलेशन ये भी है। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम कहाँ रख रहे हैं, पेरेंट। लेकिन एक ये बता है हमको आगे यूज करना है, तुम ही बताओ, एक ट्राई ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल जो भी है, तो ये लोकल वेरिएबल है किसका, ट्राई का, ये ट्राई के बाहर तो इस्तेमाल नहीं होगा ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ इस तरह से क्या कर दें, ऊपर डिक्लेयर कर दें। अब बताओ यूज कर सकते हैं, मान लो कोई मेथड कॉल करें, एरर दे रहा है ना भाई, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। इनिशियलाइज कब होगा, जब ट्राई चलेगा, और ट्राई में दिक्कत तो आ सकती है ना, जब ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा, कैच में तो इनिशियलाइज हो नहीं रहा, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टू नल करके इसको क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज, कि भैया नहीं भी कुछ आएगा ट्राई से तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या पड़ा है, नल हमने डाल। क्लियर है ये बात, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, हम वही कर रहे हैं, जरा हम तुमसे कहेंगे कि जरा मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो और डेटा वहां रखा है निकालो, तो पहले कहाँ पहुंचोगे, टेस्ट डेटा पे। तो टेस्ट डेटा पे हम कहाँ पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। पहला मेरा काम क्या था, पहला मेरा काम था एक्सेस डेटा, ये दो लाइन में यही तो किया कि डेटा फाइल तक पहुंच गए। अब तुमको डेटा निकालना होगा, तो डेटा तो यहाँ 3 शीट है, डेटा तो किसमें रखा है, डेटा शीट में रखा है ना, इस वाली शीट में रखा है। इसको क्या बोलते हैं, देखो पूरे को बोलते हैं वर्कबुक, और अंदर जो ये दिख रही है इन तीनों को बोलते हैं क्या, वर्कशीट, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, शीट। तो तुमको अब जाना है कहाँ, वर्कबुक के बाद जाना है कहाँ, शीट पे। इसीलिए देखो तुम भी जाओगे ना, इसीलिए देखो इन लोगों ने भी मेथड बनाया, एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, गेट शीट, जो वर्कबुक के अंदर शीट देता है। कौन सी शीट, जिसका नाम दोगे,
नाम क्या है, डेटा शीट है ना, तो वही मांग रहा है। देखो आर्गुमेंट में मांगता है, देखो सब साफ साफ दिखेगा क्या मांग रहा है आर्गुमेंट में, स्ट्रिंग मांग रहा है ना, वही नेम मांग रहा है। अच्छा एक मेथड और भी है, दो मेथड है, शीट तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक गेट शीट जिसमें शीट का क्या दे दोगे, नाम, और एक है गेट शीट ऐड, गेट शीट ऐड जहां पे दोगे क्या, नंबर, 0 मतलब पहली रो पहली शीट, 1 मतलब दूसरी शीट और 2 मतलब तीसरी। तो हम क्यों भाई नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि कोई कल को बंदा खींच के इधर से उधर कर देगा तब क्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए हम इन चक्करों में न पड़ के सीधे हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, भाई झंझट ही खत्म, वो ढूंढ लेगा अपना कि कहाँ शीट है। और ये गेट शीट मेथड देता है तुम्हें शीट क्लास का, इसको भी इंपोर्ट करो, ये भी बताया था उसमें, इंपोर्ट करने के दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो शीट के तो हमने बताया था, देखो इसमें एसएल लिखा है, इसमें क्या लिखा है एसएस, ये जो एक्सेल फाइल जो एक्सेल शीट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, तो ये एसएस वाला तुम्हें यूज करना है। अब आ जाओ आगे, शीट ओबीजे डॉट, अब फिर से मेथड कॉल करो, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट रो। भाई अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें शीट पहले कहाँ पहुंचना है, शीट में, शीट के बाद फिर कहाँ जाओगे, रो में ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है, मान लो हम एक टेस्ट केस चला रहे हैं और मान लो मेरे टेस्ट केस का नाम है क्या, हमने वहां पे आईडी भेजी है, बदलते हैं 11 और क्या है 12 और क्या है 13। मान लो हम ये इस वाले टेस्ट केस पे काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ठीक है चलिए, जिसका नाम क्या है, मान लो हमें इस वाले टेस्ट केस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, किस पे, क्या नाम लिखा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ना, जो सिलेक्ट है कौन सा है, 1012 कॉन्टैक्ट फॉर्म VT1, इसका रो आईडी टेस्ट केस आईडी क्या है, ये है ना। हम तुमसे कहें कि कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे टेस्टिंग करो और डेटा वहां रखा है, तो तुम क्या करो, तुम्हारा पहला काम होगा फाइल पे जाना, दूसरा काम होगा क्या, शीट पे जाना, और तीसरा काम होगा अपनी रो को ढूंढना। क्या इस रो का डेटा उठाओगे कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले टेस्ट केस के लिए, इसका उठाओगे, किसका उठाओगे, इसका उठाओगे ना। कैसे पता चलेगा तुम्हें, तो तुम ऐसे ऐसे कैसे अच्छे पता करते हो, तुम एक एक करके मैच करोगे ना, अरे यार यहाँ तो 10 लिखा है, ये वाला नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा टेस्ट केस है यहाँ पे, और यहाँ हम भेजे हैं 12, 12 क्यों भेजे हैं, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट वाला डेटा चाहिए। तो तुम अगर तुमसे कहें कॉन्टैक्ट वाला डेटा चाहिए, इसकी आईडी, तो तुम पूछोगे आईडी क्या है, तुम वो बता देगा सामने वाला कि VT0012, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पहुंचो और फिर इसमें मिलाना शुरू करोगे, पहला देखोगे 10 है ना, ये काम का नहीं है, फिर क्या कहोगे 11, ये भी काम का नहीं है, फिर कहोगे 12, कहोगे हाँ यार ये काम का है, ऐसे तो ढूंढते हो ना। बोलो तुमको अगर कोई टेस्ट केस आईडी दे दे और कहे कि भैया डेटा टेस्ट केस आईडी ये है और उसका डेटा रखा है, उसी पे टेस्टिंग करनी है, तो तुम पहला से मिलाओगे, नहीं मैच करेगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से मिल जाएगा, तुम समझ जाओगे हाँ यही वाली रो है, इसी का डेटा हमें चाहिए। तो यही लॉजिक हमें ऑटोमेशन में भी लिखना है, तुम्हारे कोड को भी ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ है, कहाँ रखा है, किस रो में रखा है, कहाँ पता है हमें। ऐसे एक रो नंबर दे सकते हो, पहली रो को क्या बोलते हैं 0, दूसरी को क्या बोलते हैं 1 2 3, हम दे सकते हैं, कह दे कि तीसरे में रखा है, हम यहाँ पे मेथड यूज कर लें क्या, देखो ऐसे कर सकते हैं, गेट रो और यहाँ भेज दें क्या, देखो कौन से नंबर पे, ये 0 से करता है ना पहली, तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 2 3, तो क्या भैया यहाँ ऐसे 3 लिख दें, काम करेगा, लेके आएगा। लेकिन दिक्कत ये हमेशा किसका लेके आएगा, 3 वाले का लेके आएगा ना यार। और फिर इसमें एक झंझट और भी है, बोलो क्या, कि कल को कोई डेटा इधर से क्या कर दे, ऐसे कर दे, तब तो इसका नंबर 3 थोड़ी रहा, नंबर क्या हो गया इसका 4 हो गया ना, वो 1 2 3 के चक्कर मत पड़ो, जो लिखा है ऐसे गिनो ना, ये 0 1 2 3 4, इसका नंबर अब क्या हो गया। तो इसीलिए नंबर के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग भरोसे किसके रहेंगे, नाम के, क्योंकि भले रो ऊपर नीचे हो जाए, नाम बदलने वाली चीज नहीं है। तो जानते हो अब तुम्हें ये लॉजिक लिखना पड़ेगा,
कि कैसे तुम्हारा कोड ये पता करेगा टेस्ट केस आईडी के सहारे कि मेरी कौन सी रो में मेरा डेटा रखा है। अच्छा तुम कैसे कर रहे हो ये चीज? हम तुमसे कहें तुम कैसे पता कर रहे हो? तुम एक एक जैसे नहीं, इस कॉलम का पहला डेटा मैच कर रहे हो, फिर ये नहीं मैच कर रहा तो दूसरे रो से उठा रहे हो, वही उसी कॉलम का डेटा फिर तीसरे रो से उठा रहे हो, फिर मैच कर रहे हो ना। तो देखो ध्यान से हम क्या लॉजिक लिखने वाले हैं। अच्छा, ये मैचिंग कब तक करते हो? जब तक मैच ना कर जाए, पहली चीज, जब तक मैच ना कर जाए, और तुम्हें पता है वो कहाँ होगा। हो सकता है पहला नंबर पे हो सकता है बीच में हो सकता है कहाँ हो, लास्ट नंबर पे हो। इसीलिए देखो ध्यान से, हम एक लॉजिक लिखने जा रहे हैं। हम लिखेंगे, हमें पता नहीं है किस रो में है, हमें नहीं पता ना, तो शीट ओबीजे डॉट एक मेथड याद करो, इसका क्या, गेट लास्ट रो नम, याद है? ये तुम्हें क्या देता है, एक शीट में रो का काउंट देता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कहाँ है। जैसे कि एक एरे में डेटा रखा हो और तुम्हें नहीं पता हो कहाँ रखा है, तो कैसे निकालोगे? लूप लगाओगे ना, जीरो से लेके कहाँ तक, आखिरी तक, और एक एक करके उठा के मैच करोगे तो पता चलेगा इस नंबर पे है। तो वही सेम लॉजिक तो लिखने जा रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, गेट लास्ट रो नम, और हमें मिल गया क्या, इन रो। अब इसके बाद एक फॉर लूप लगा दें, कहां तक, इंट आई इक्वल टू, हम जीरो नहीं लगाना चाह रहे। जीरो क्यों लगाएं, कि पहले रो में तो रो आईडी नहीं होगी ना, पहले रो में तो क्या है, सिर्फ हमने कॉलम का नाम या हेडर हेडिंग दे रखी है, तो इसीलिए हम लूप कह रहे हैं क्यों फालतू चले, हम कहां से लगा रहे हैं, वन से। कहां तक, आई इज लेस देन आर इक्वल टू का क्या, रो काउंट -1 नहीं करना है, क्योंकि याद रखो ये हमने बताया था, गेट लास्ट रो नम और गेट लास्ट सेल नम में यही अंतर है। गेट लास्ट रो नम जो होता है वो एक खुद ही घटा के देता है, और गेट लास्ट सेल नम घटा के नहीं देता है। याद करो, एरे में लिस्ट में -1 करते थे, क्योंकि अगर 10 है तो वो 10 देता था, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहां तक रहता था, 9। लेकिन ये एक्सेल में जो रो वाली बात आती है थोड़ा सा अजीब करता है भैया, कि अगर 10 रो हैं तो काउंट तुमको 10 नहीं देता है, गेट लास्ट रो नम तुमको क्या देता है, 9 देता है, तो खुद ही एक घटा के दे रहा, तो तुम्हें -1 करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या लिखा, आई प्लस प्लस। अब देखो ध्यान से, शीट ओबीजे डॉट, ध्यान से देखना, शीट ओबीजे डॉट, अब मेथड होता है क्या, गेट रो, वो तुम्हें रो का रेफरेंस देता है। ये किसका ऑब्जेक्ट देता है, शीट के अंदर किसका ऑब्जेक्ट देता है, रो का। जब i इक्वल टू 1 पास होगा तो कौन सी रो मिलेगी, दूसरी। i इक्वल टू 2 पास होगा तो कौन सी मिलेगी, तीसरी। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें मिल गया क्या, रो का, वो भी रख दे। अब देखो ध्यान से, रो ओबीजे डॉट, अब देखो, अब अच्छा, पहली रो में आया, पहली रो के किस डेटा से मैच करना है बताओ, किससे मैच करना है, क्या इससे मैच करना है, इससे मैच करना है, इससे नहीं ना, इसी वाले कॉलम का ना भाई, इसी वाले कॉलम से ही तो मैच करके वो समझेगा कि मेरी रो आ मिल गई हमें कि नहीं मिल गई, और इसका नंबर क्या है, 0 1 और क्या है, 2 है। ये तो फिक्स रहेगा ना यार, ये तो फिक्स है ना, देखो रो नंबर तुम बदल दोगे लेकिन ये तो क्या है, फिक्स है ना। तो तुम चाहो तो यही लिख सकते हो, रो बीजे डॉट गेट सेल, और यहाँ पे फिक्स दे दो क्या, 2। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से इसको समझो, ये क्या करेगा, गेट रो आई मतलब 1 पास होगा तो किस पे जाएगा, दूसरी रो पे, और ये क्या करेगा, दूसरी रो का गेट सेल मतलब 2 मतलब तीसरा, दूसरी रो का कौन सा डेटा उठाएगा, तीसरा। अगली बार लूप चलेगा तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3, रो तो तीसरी रहेगी लेकिन सेल हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी ना। भाई तुम कैसे मैचिंग कर रहे हो, ऐसे कॉलम का नंबर क्या है तुम्हारा, फिक्स है, लेकिन रो का नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो तुम्हारी आंख के सामने है सब कुछ। तो बस क्या लॉजिक लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखना सेल,
क्या सेल ओबीजे, ठीक, सेल ओबीजे और डॉट, अब मेथड यूज करो गेट स्ट्रिंग सेल और ये हो गया स्ट्रिंग सेल। अरे हम कहेंगे पहले तुम चेक काम चाहो तो प्रिंट करा के क्या करो, देख के देख लो यार ये चलेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे प्रिंट, हमें सारे प्रिंट थोड़ी कराने हैं, हमें तो अपना वाला ढूंढना है वो कहाँ है, यही करना है ना। इसीलिए बस देखो आसान है यार। आगे इस प्रिंट को रहने दें या हटा दें? क्या नहीं देते, चलो ये देखो, अब यहीं पे छोटा सा लगा दो, क्या जो सीखे हो, इफ कंडीशन, इफ ये जो सेल डेटा हम यहां से निकाल रहे हैं डॉट, वैसे अक्सर डेटा आता है कभी कभार बहुत जगहों पे पहले और बाद में गलती से हमसे क्या जुड़ जाते हैं, स्पेस, तो उसको हटाने का एक मेथड होता है ना, याद है, ट्रिम, याद रखना, ट्रिम का काम होता है स्ट्रिंग में पहला वर्ड स्टार्ट होने से, पहला लेटर स्टार्ट होने से पहले के जो स्पेस है और आखिरी लेटर के बाद के जो स्पेस है उनको क्या करता है, हटा देता है। अगर गलती से हमसे स्पेस छूट भी गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिम डॉट, अब ये तो पता है तुमको यार, इक्वल्स इग्नोर केस, और इक्वल्स इग्नोर केस में वही जो टेस्ट सेल डेटा ये निकाल रहा है उसको हम अपनी टीसी आईडी से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जहां मैच कर जाएगा समझ जाएंगे यही रो मेरे काम की रो है। बस हम कह रहे हैं यहीं पे एक वो ले लो, इंट लिख दें, मैं एक वेरिएबल लिख दें क्या, या लिख दें ये इंट टीसी रो नंबर, मतलब टेस्ट केस का रो नंबर क्या है, और जो बाय डिफॉल्ट क्या लिखे, जीरो न लिखिए, भाई डिक्लेयर तो करना ही है, इनिशियलाइज तो वेरिएबल करना है, लेकिन फिर भी हम जोर देंगे कि जीरो मत लिखना। जीरो इसलिए मत लिखना हम कह रहे हैं क्योंकि अगर ये जीरो देगा, मान लो नहीं मैच करेगा, ये मैच ये नहीं करेगा तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो, और जीरो भी एक्सेल में गलत नहीं है, क्योंकि गेट रो करके जीरो पास करोगे तो क्या एरर मारता है, वो तुमको कॉलम का हेडर उठा के देना शुरू कर देगा ना। इसीलिए यहाँ पे ऐसी जगहों पे जहां पे जीरो एक वैलिड वैल्यू है और हमको, इसीलिए हम क्या लिखते हैं माइनस, भैया मेरा ना मिले अगर कुछ तो -1 रहेगा, -1 रहेगा, -1 कहीं इस्तेमाल होगा तो क्या दे देगा, एरर दे देगा, हमको समझ में आ जाएगा मेरी तरफ से क्या है गलती है, क्योंकि अगर जीरो दिए तो एरर तो देगा नहीं, उस चीज को आगे बढ़ा देगा। और तुम अब सिर पे हाथ रख के कुछ लाओगे, यार हो क्या रहा है, क्यों मेरा वो डेटा नहीं आ रहा, हम चाह रहे थे ये आए, दे रहा है ये कुछ फालतू। जहां जीरो वैलिड वैल्यू होती है वहां जीरो नहीं, वहां क्या दे दिया इसलिए हमने माइनस। और देखो अब इसी टीसी रो नंबर पे ध्यान से देखो, अच्छा ये इफ के अंदर जब जाएगा, कब जाएगा, जब मैच करेगा, तो जब मैच करेगा तो मतलब मेरा वाला काम हो गया है। अब ये टीसी रो नंबर बराबर हम लिखते हैं क्या, आई, मेरा काम हो गया ना। और अब आगे लूप चलाने का मतलब है, अरे लूप में मान लो 200 डेटा हो वहां पे रो में, मेरा डेटा 55 नंबर पे मिल गया तो हमें 195 बार और लूप चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए ना। इसीलिए क्या सीखा है आप लोगों ने, ये देख लो छोटा सा कोड बन गया। ये लिख भी देते हैं, hello lines will search for test case id in data sheet and will give row number where data exist, ना बोलो, बोलो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ यार, याद जरा कर लो थोड़ा सा, सेम लॉजिक वेब टेबल में भी लगता है,
सेम लॉजिक वेब टेबल में भी तो लगता है, याद नहीं जो अकाउंट वाली टेबल आती है भाई, टेबल में भी वैसे ही कॉलम रो में डेटा है, एक्सेल में भी कॉलम रो में डेटा है, और डेटाबेस में भी ऐसे कॉलम रो में डेटा होता है। ये लॉजिक लगभग हर जगह क्या होता है, अगर तुमको वेब टेबल का लॉजिक समझ में आता है तो ये तुम्हारे लिए एकदम इजी है, और ये समझ में आता है तो वेब टेबल का लॉजिक भी तुम इजीली, क्योंकि दोनों में लॉजिक क्या है, सेम। तुमसे वही कोई कह दे जरा एक वेब टेबल का कोई कोड लिखवाए कि लीड वाली टेबल में वो लीड डिलीट करो जिसकी लीड आईडी क्या है, जिसकी लीड आईडी क्या है, LEA005 है, क्या कोड लिखोगे वहां, बस फाइंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करोगे, वहां किसका इस्तेमाल करोगे, फाइंड एलिमेंट्स वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन वहां पे भी लूप चलाओगे और वहां पे भी इफ एल्स से क्या करोगे, मैच करोगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी रो का नंबर क्या है, फिर उस वाले चेक बॉक्स पे चेक करा के डिलीट बटन पे क्या कराओगे, क्लिक कराओगे, डिलीट होगा कि नहीं होगा, वही सेम लॉजिक तो लिख रहे हैं। बोलो क्लियर है ये। हम तो कहेंगे एक बात और, ये कोड है ना छोटा सा, चाहो तुम तो ध्यान से देखना इसको, इस पूरे कोड को, इस पूरे कोड को कट कर दिया, और चाहो तो एक अलग से क्या बना लो यार, मेथड बना लो अलग से, पब्लिक वाइड, और नाम रख दें इसका गेट रो नंबर आई टेस्ट केस आईडी, यही तो कर रहा है ना। आर्गुमेंट में से क्या चाहिए, दो चीजें, एक किसका ऑब्जेक्ट, शीट का, और दूसरा क्या चाहिए, स्ट्रिंग टीसी। अरे वहां पे भी लिख सकते थे, ऐसे हमने एक मेथड पे डाल दिया, और हम यहीं पे मेथड क्या करें, इसको कॉल कर ले, क्या नाम है, गेट रो नंबर बाई, देखो। और ये मेथड देखो, इसमें असली काम की चीज कौन है, यही टीसी रो नंबर, और इसको फिर क्या करा लो, इसके करा दो क्या, मतलब यही हमने तोड़ के लिख दिया है ना। ये प्रोग्रामिंग में अच्छी प्रैक्टिस होती है कि एक बड़ा सा कोड मेथड बनाने के बजाय उस मेथड को 2-3 पार्ट्स में क्या कर दो, तोड़ दो, तो तुम्हारे लिए मैनेज करना उसे क्या हो जाएगा, आसान। आ गया, देखो आसान है कि नहीं है। अब देखो असली काम तुम्हारा हो चुका है, अब तुम्हें ये पता है, रो का नंबर पता चल गया, तुम्हें पता है डेटा इसी के अंदर रखा है, तो इसी का डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो इसी का डेटा चाहिए ना। कैसे निकालोगे, बहुत आसान, अब सी टू बीजे डॉट गेट क्या रो, और नंबर क्या भेज दोगे, टीसी रो नंबर, तो अब तुम्हें रो का ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसका मिलेगा, लिख देते हैं इसका नाम रो टीसी क्या, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, रो टीसी ओबीजे। कोई कंफ्यूजन इसमें, भाई देखो, अगर देखोगे तो इसका भी रो का ऑब्जेक्ट बनता है, इसका भी बनेगा, इसका भी, लेकिन तुम किसका बनाओगे, जो तुम्हें चाहिए उसी का ना बनाओगे। देखो अब अगर तुम्हारा यहां तक हो चुका है, अब इसी रो के अंदर तुम्हारा डेटा रखा है, और डेटा कहाँ है बताओ भाई, जैसे मान लो हम क्या भेजे थे, 12 भेजे थे ना, 12 या 13 जो भी है, यही तो डेटा है ना, ये पहला जोड़ा या पहला पेयर कौन सा है डेटा का, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यही है ना, ये यही तो तुमको उठाना है, यही तो तुमको क्या करना है, उठाना है, कैसे उठाओगे, ये भी देखो एकदम आसान है, तुम्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है। अब तुम्हें बताया गया है ना रो के अंदर से डेट सेल कैसे उठाते हैं, तो उसके लिए बताया गया है यार, याद करो, तुमको बताया गया था रो
क्या है, टीसी ओबीजे डॉट, अब एक बताया गया था गेट लास्ट सेल ना, उस रो के सारे सेल का डेटा चाहिए ना, तो उस सेल का, उस रो के अंदर कितनी सेल है उसका काउंट निकालोगे ना, तो इसीलिए मेथड कौन सा है, गेट लास्ट सेल नम, तुम्हें मिल जाएगा क्या, इन सेल काउंट। अब लगाओ लूप और यही डेटा लो क्या, रीड कर लो, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, सेल काउंट, यहां -1 लगाना कि ये एक घटा के नहीं देता है, रो का नंबर घट के आता है लेकिन सेल का जो काउंट है वो घट के नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे -1 लगाना, कोई दिक्कत इसमें। और अब ध्यान से देखना, सॉरी ये है ना रो टीसी ओबीजे डॉट, अब में यूज करोगे क्या, गेट सेल, क्या मेथड यूज करोगे, देखो ध्यान से, गेट सेल और यहां भेज दो क्या, आई, और हम तो कहेंगे सारा अगर मेरा डेटा हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और जहां इंट आता है वहां, जहां नंबर होता है वहां हम क्या लगा देते हैं ऊपर, एपोस्ट्रॉफी, तब तो कोई झंझट है ही नहीं, गेट सेल कर लो, तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेल ओबीजे, अब लिख दो सेल ओबीजे, ध्यान से देखना इस चीज को, डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, और तुम्हें मिल जाएगा स्ट्रिंग में सेल डेटा, और कहो तो हम यहाँ प्रिंट कराएं, देखो सेल डेटा हम चाहते हैं इकट्ठा एक लाइन में हो ना, इसीलिए प्रिंट एलन नहीं यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्रिंट का, ठीक, और यहाँ प्लस करके एक छोटा सा जोड़ दे रहे हैं क्या हम, स्पेस, जिससे तुमको अलग अलग, बड़ा सा स्पेस तुमको अलग अलग दिखाई दे, चला के दिखाएं, देखो सारा डेटा लेके आया कि नहीं आया, सारा डेटा लेके आया कि नहीं, और किसका लेके आया है, वही VT 0012 का लेके आया है, और ये जो गलत जो आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत एक्सेल ही हमने क्या रखी है, अच्छा इसको सेव नहीं किया है क्या, अब ठीक है, आया कि नहीं है, अब नहीं आएगा, अब रन कर दोगे तो सही आएगा क्योंकि हमने जो लिखा था उसको सेव, देखो आ गया कि नहीं आ गया बोलो, और वही रो का डेटा सारा प्रिंट हो रहा है ना जो तुमको चाहिए, मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है, बस तुम्हें अपना रो का नंबर ढूंढना, इसके बाद लूप लगा के सारा डेटा निकाल दो, लेकिन अब इसमें भी एक छोटी सी चीज है, सच्चाई ये है कि डेटा ये नहीं है, डेटा ये भी नहीं है, डेटा ये भी नहीं है, डेटा कहां से शुरू हो रहा है, आगे से ना, तुम ही बताओ, जो भी एक्सेल शीट है तुम्हारी, इसमें ये पहली, ये डेटा यहाँ नहीं है, डेटा तो कहाँ है, इसके बाद है ना, तो 0 पे नहीं है डेटा, 1 पे नहीं है डेटा, 2 पे नहीं, डेटा कहाँ पे है, 3 पे है ना, तो हम कहेंगे भैया यहाँ जो लूप लगा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, really? अब तो भैया काम का ही आएगा ना, सही है, लेकिन ये सारा डेटा रीड तो कर लिए, प्रिंट भी करा लिए, तो तुमको प्रिंट थोड़ी ना कराना है, तुम्हें इस डेटा को टेस्ट केस के अंदर इस्तेमाल करना है, तो कैसे करोगे भाई, इस डेटा को रिटर्न लोगे ना, भाई ये डेटा तो यहाँ रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसे कहीं रख के रिटर्न लोगे तब तो यूज करोगे कि ऐसे यूज कर लोगे, बोलो भाई, ये देखो यहाँ तो डेटा प्रिंट प्रिंट कराने से तो बात बनती नहीं, तुम याद करो, तुम हमने दिखाया था ना, डेटा कहाँ इस्तेमाल करना है आपको, यहाँ कहीं इस्तेमाल करना है ना, यहाँ इस्तेमाल करना है ना, वो तो बस प्रिंट करा दे रहा है, उसको प्रिंट नहीं कराना है, तो हम आपको दिखाने के लिए प्रिंट करा रहे थे, उसे डेटा रीड करना है और डेटा को हमें देना है, रिटर्न करना है, अब वहां से तो 20 डेटा आ रहा है, अब 20 डेटा तो रिटर्न कर नहीं सकता, इसीलिए कंसेप्ट किसका यूज होता है, एरे का, लिस्ट का, और मैप का भी तो होता है,
हम देखो अब क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, डेटा मैप में रखा जाए। डेटा कहाँ रखा जाए? मैं देखो अगर मान लो एरे में रख दोगे तो क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो इस्तेमाल कैसे करोगे बताओ? क्या सारा भेज दोगे? इसको तो चाहिए बस सिटी का डेटा ना, या इसे तो चाहिए बस डिस्ट्रिक्ट का डेटा ना। डिस्ट्रिक्ट के सामने क्या है, इसे पूरे से मतलब थोड़ी ना है। इसीलिए देखो बस तुम्हें एक छोटा सा दिमाग यहां लगाना है। हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा है तुम इसे अच्छा अपने डेटा में भी देखो, डेटा में ये डेटा का नाम है और ये क्या है, डेटा की वैल्यू। बोलो, हम चाहते हैं कुछ ऐसा मैप, देखो बड़ा अच्छा होता है ना, लिस्ट में और एरे में भी रख सकते हैं, लेकिन वहां डेटा आएगा नंबर पे। नंबर पे आएगा तो हमें नंबर याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 1 देना है, यहाँ 2 देना है, इस पे 3 मिलेगा, और डेटा को इधर उधर करेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जबकि डेटा हमेशा कहाँ रहेगा तुम्हारा, ऐसे ही रहेगा ना, डेटा नेम डेटा। भाई देखो अगर मान लो लिस्ट में रिटर्न, लिस्ट में डाल के रिटर्न ले लें, तो बताओ 0 पे सिटी है, 1 पे क्या होगा, भदोही। तो हमें वहां कोड में क्या लिखना पड़ेगा, 1। लेकिन अगर कोई कल को बंदा आए ऐसे कर दे और ऐसे कर दे, तो अब तो बदल गया कि नहीं बदल गया बताओ? अब उसका नंबर पहले तो 0 1 था, अब क्या हो गया 2 3 हो गया ना। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम चाहेंगे कि डेटा नंबर पे ना रहे। डेटा देखो एरे या एरे लिस्ट में डेटा रखते हो तो डेटा किस पे रहता है, नंबर पे। मैप की क्वालिटी है कि डेटा रहता है किस पे, एक की नेम पे। तो तुमको उठाना आसान रहता है, जहां भेजना है तुम्हें कुछ नंबर नहीं आता, की भेजो वैल्यू देगा वो, उसकी से जल्दी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे देखो, यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, ध्यान से देखना, कि एक मैप, देखो हम यहाँ पे ऊपर बना रहे हैं एक क्या, हैश, याद है ना हैश मैप। इसमें भेजते हैं की और वैल्यू। मेरा की भी क्या है, स्ट्रिंग है, और मेरी वैल्यू भी क्या है, स्ट्रिंग है। तुमको ये भी समझाया है मैप का पेरेंट कौन होता है, हैश मैप का पेरेंट कौन होता है, मैप ना। याद रखना यार, मैप देखो, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, एकदम याद रखना, ये सब पूछेंगे तुमसे। हैश सेट, ट्री सेट, वैसे याद करना इनको आसान है ना, हैश सेट, ट्री सेट, और क्या होता है लिंक्ड हैश सेट। ऐसे हैश मैप, ट्री मैप और लिंक्ड हैश मैप। अब लिख देते हैं, ये क्या है, डेटा मैप है ना। अब इसी मैप में भरना है, तो रख दें। बताओ मैप में क्या रखें हम, मैप का मेथड याद है, पुट होता है भाई। पुट मेथड डालने के लिए होता है, गेट किसके लिए होता है, निकालने के लिए। डॉट, तुमसे यार इंटरव्यू में लिखवाएंगे, ऑब्जेक्ट बनवाएंगे, कहेंगे कैरे बनाओ, क्योंकि लोग फंस जाते हैं इसमें भी, एक कैरे का उनको सिंटैक्स नहीं याद आता। ठीक है, मैप में डेटा डालो, एक इसमें से निकाल के दिखाओ, नोटपैड जरा स्क्रीन शेयर करो, नोटपैड पे ये करके दिखाओ, एकदम याद रखो ये। तो इसका होता है। अच्छा बताओ, अब यहाँ रखना है पुट, की नेम में क्या रखें, जो डेटा नेम है उसको रखें क्या हम, की, और जो डेटा वैल्यू है उसको रखें क्या, वैल्यू। ऐसे रखना चाहिए ना। लेकिन हम तो यहाँ जो रीड कर रहे हैं, यहाँ तो, यहाँ क्या आ रहा है रीड होके, वो तो सब आ रहा है ना, उल्टा पुल्टा सब होने वाला है। देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, सेल डेटा की, सॉरी, सेल, अच्छा क्या ये सेल डेटा, ये ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, बोलो। 2 लाइन में लिखने के बजाय एक में लिख दे कोई दिक्कत, भाई 2 लाइन में तोड़ के लिखा था, एक ही लाइन में लिख दिया। अब देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, यही थोड़ा सा समझना है। सेल डेटा क्या की कहाँ है बताओ, ये की है, तो वैल्यू कहाँ होगी, जस्ट आगे। बोलो की के आगे वैल्यू, फिर की के आगे वैल्यू।
देखो ध्यान से, इसीलिए बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम यही लाइन देखोगे ध्यान से 2 बार, और इसका नाम रख देंगे सेल डेटा वैल्यू, और बस यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस। देखो अब तुम सोचो आई बराबर क्या होगा, 3 होगा ना, तो गेट सेल में क्या जाएगा 3, तो कौन सा उठाएगा, चौथा डेटा, मतलब ये सिटी। ये और जब अगली लाइन चलेगी तो गेट सेल आई प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब क्या 4, तो 4 पे क्या मिल जाएगा भदोही। ऐसे तो चाहिए। अब देखो मैप में इसी को बना दो क्या सेल डेटा की, और इसको बना दो सेल डेटा, बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत अभी भी है। और ये है आई बराबर 3 होगा, तो अगली बार लूप चलेगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा 4, आई बराबर 4 होगा ना। तो देखो जब ये जाएगा तो 3 को उठाएगा और 4 को उठाएगा, अगली बार जब लूप चलेगा फिर ये 4 को उठाएगा, 4 को थोड़ी उठाना है, 3 और 4 के बाद किसे उठाना है 5 को ना। इसीलिए आई बराबर आई प्लस प्लस की जगह लिख दो आई बराबर आई प्लस 2। तो पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, और जब 5 उठाएगा तो 5 और एक 6, जब 7 रहेगा तो 7 और 8, इस तरह से कर दो काम चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब यही तुम्हारा जो यही है तुम्हारा रिजल्ट, और रिटर्न कर दो, रिटर्न डेटा, और यहाँ पे इसका टाइप मैप स्ट्रिंग कॉमा, बोलो सही है ये। अब यही मेथड तुम्हें क्या कर देना है, एक बार कॉल कर देना है। ये मेथड जैसे ही चलेगा, अब कहाँ कॉल करोगे इसे, अगर हम यहाँ देखें कहाँ है तुम्हारा टेस्ट केस, ये है ना, मान लो ये टेस्ट केस है, तो 10 वाला है ना, हमने तो कौन सा लिखा है, लेकिन 10 12 क्या, अब तो मेथड बना दिया, तो हम तो तुमको मेथ कहाँ गया, ये तो बस तुमको हम कॉल करने के लिए दिखाए थे मेन मेन पे। यहाँ कहीं कहाँ 10 12 है, तो जो टेस्ट केस आईडी भेजोगे उसका लेके आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे कॉल करके देख लो, यहाँ पे आ जाना, ये मेथड कॉल कर देना जिसका नाम क्या रख देना, अरे मेथड का नाम रख दो, यही कॉल करो, अरे क्या न्यू क्या नाम था, डेटा यूटिल, डेटा यूटिल, डेटा, या जो भी नाम रख दो। अब तुमको डेटा डॉट वही गेट टेस्ट केस डेटा, और रो आईडी क्या दे देना VT0010, बोलो। और यहां से तुम्हें मिल गया क्या डेटा, अब ये मैप मिल गया कि नहीं मिल गया, इसी मैप के अंदर सब कुछ रखा, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट केस डेटा। बस तुमको यही 2 लाइन अब हर मेथड के अंदर, हर टेस्ट केस के अंदर कॉल करनी पड़ेंगी। किसको चाहिए डेटा बताओ, फिलअप इनवॉइस इंफॉर्मेशन को चाहिए ना, इसी को चाहिए ना। इसमें आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हो तुम, तो कुछ नाम हम कह रहे हैं एक आर्गुमेंट और भी भेज दो अब से, क्या टेस्ट केस डेटा मैप, और ये उठाने के लिए वहां पे भी होना चाहिए ना, यहाँ पे। बस अब यहाँ क्या लिख रहे थे फर्स्ट नेम ना, अगर वहां फर्स्ट नेम लिखा है, जैसे वहां लिखा है फर्स्ट नेम नहीं लिखा है, जैसे ये सब डेटा है ना,
यहीं पे जैसे एक क्या है, फर्स्ट नेम, वैल्यू क्या है, सपोज करो मान जो भी है, इस तरह से। अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट, यहाँ पे ये यहाँ पे MAN डाल रहे हो वैल्यू ना, अब से वैल्यू नहीं डालोगे, अब से क्या करोगे तुम, देखो ध्यान से क्या लिखोगे, लिखोगे टेस्ट केस डेटा मैप डॉट क्या गेट, और भेज दोगे कि भाई की का नेम क्या रखा है तुमने, मान लो की का नाम जो भी रखना चाहो तुम, ऐसे रख दें हम फर्स्ट नेम, ध्यान से देखो, यही फर्स्ट नेम उठाओगे यहाँ पे रख दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी तुमको, बताओ, स्ट्रिंग लिख दो फर्स्ट नेम वैल्यू, और वही फर्स्ट नेम वैल्यू तुम यहाँ क्या कर दो। अब बताओ तुम्हारे स्क्रिप्ट से MAN गायब हो गया कि नहीं हो गया, स्क्रिप्ट में सिर्फ क्या दिख रहा है, डेटा का नाम, और वो लेके आएगा वैल्यू। अब बहुत से लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, कैसे, बात तो वही लिख दिए ना, देखो ध्यान से। अब ऐसे इस्तेमाल जगह जगह करोगे, जहां ये धीरेन्द्र लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है या संदर्भ, यहाँ एड्रेस होगा, मतलब वहां पे एड्रेस सामने ही लिखा होता, तो बस क्या लिख देते तुम, बस यहाँ लिखते टेस्ट केस डेटा, टेस्ट केस डेटा मैप डॉट क्या गेट, और एड्रेस यहाँ पे होता, तो उसके लिए एड्रेस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या होता, एड्रेस होता, और यहाँ सामने क्या लिखा होता, एड्रेस, बोलो, तो स्क्रिप्ट में क्या दिखाई देगा, एड्रेस दिखाई देगा, एड्रेस की वैल्यू नहीं। अभी से प्रोसेस से चलोगे तुम्हारे स्क्रिप्ट से सारा डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे स्क्रिप्ट में दिखाई देगा क्या, डेटा का नाम, सिर्फ क्या दिखाई देगा, डेटा का नाम, और वैल्यू कहाँ से आएगी। अब कहोगे तुम्हारा, अपने फ्रेमवर्क के बारे में एक चीज ये जरूर बोलोगे हमेशा, कि मेरे स्क्रिप्ट के, मेरे फ्रेमवर्क में there is no hard coded data in our script, every data is coming from external data source like Excel। तुमसे ये भी पूछेंगे इंटरव्यू में, इसलिए इसको ढंग से तैयार करना, क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे मैप कहाँ यूज किया है, अपने फ्रेमवर्क में मैप कहाँ यूज किया है, तो तुम यही जवाब दोगे तुरंत कि जो डेटा हम एक्सेल से रीड करते हैं वी आर रीडिंग इट इन अ मैप। ठीक है, तुमसे ये भी पूछ सकता है कि डेटा कैसे मैनेज करते हो, दिखाओ, तुमको ये याद होना चाहिए, ये कॉलम्स देखो, ज्यादा कॉलम नहीं है, देखो सीरियल नंबर आसान है, टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस आईडी, बाकी तो सब क्या है, डेटा नेम 1, डेटा नेम वैल्यू, डेटा वैल्यू 1, डेटा नेम 2, डेटा वैल्यू 2, इस तरह से जितना मन करे उतना खींचो। और बताओगे हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि भाई इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टेस्ट केस आईडी से पहले वो ढूंढ लेता है, फिर इसके सामने के सारे डेटा को किसमें रीड कर लेता है, मैप के अंदर, जहां यूज करना है की का नाम भेजो वैल्यू मिले। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो याद करो, हमने लास्ट क्लास में तुम लोगों को देखो इंट में चाहिए नहीं होगा, सच्चाई ये है कि जो डेटा हमें चाहिए चाहिए होगा वो स्ट्रिंग में ही चाहिए होगा, और मान लो स्ट्रिंग में मिला हमें इंट में चाहिए, तो तुमको याद रखना ये मेथड बड़े काम का है यार, ये मत मेथड भूल जाना सब लोग। देखो एक मेथड है, कहाँ गया, कहाँ गया डेटा यूटिल, एक मेथड याद रखना सब लोग जरूर, एक क्लास है जावा में जिसका नाम क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्लास का एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसमें स्ट्रिंग भेजो, अगर स्ट्रिंग में डबल कोट्स में 10 भेजोगे तो वो तुमको क्या देगा, 10 नंबर देगा। तो कभी ऐसा होता है वहां से स्ट्रिंग लेके आए, हमें चाहिए तो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट करके उसे इंट में कन्वर्ट करके तब हम उसको यूज करते हैं। वैसे जनरली जब हम वहां से जो डेटा उठाते हैं अक्सर हम उनका यूज करते हैं किसके लिए, सेंड कीज के लिए,
और सिंडकीज में इंट नहीं चलता, सिंडकीज में क्या चलता है, नंबर भी भेजना होता है तो डबल कोट्स में ही भेजना पड़ता है, क्योंकि वो क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। लेकिन देखो दिक्कत एक ये आ सकती है, सोचने वाली बात है कि हमने ये बताया कि ये देखो चलेगा कोड, लेकिन ये कोड तभी चलेगा, ये कोड तभी चलेगा जब डेटा सिर्फ किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग। और अगर इंट में है भी या बूलियन में है भी तो उसके पहले क्या लगा है, एपॉस्ट्रोफ। लेकिन याद करो जब हम इसके पहली वाली क्लास में बताए थे उसमें एक कोड लिखवाए थे कि नहीं, 4-6 लाइन का, एक 4-6 लाइन का कोड लिखवाए थे जो क्या करता था, खुद ही चेक करता था सेल का टाइप क्या है, कि अगर सेल का टाइप स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग, वहां कर कंडीशन लगी थी इफ एल्स करके कि अगर सेल टाइप क्या है, स्ट्रिंग है तो ये चले, ये है तो ये चले। तो तुम जानते हो क्या कर सकते हो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, देख लो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मेथड ही बना देते हैं पब्लिक वाइड, का नाम वो लोग रख देते हैं गेट सेल, देखो क्या नाम रखा हमने, गेट सेल डेटा, और उसके अंदर वो लॉजिक लिख देते हैं इफ एल्स वाला। तो जानते हो क्या होगा, जैसे यहाँ पे वो आर्गुमेंट में भेजते हैं किसका ऑब्जेक्ट, सेल का ऑब्जेक्ट भेजते हैं, उसका काम होता है इफ एल्स से, देखो चलो दिखा भी देते हैं क्या है, इफ बताया था ना, क्या था, इफ सेल ओबीजे डॉट गेट, क्या है, गेट सेल टाइप डबल इक्वल टू सेल टाइप डॉट क्या, स्ट्रिंग। तो बस ये करना क्या, सेल ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, याद करो बताया था ना एक दिन, जिस दिन पहली बार एक्सेल पढ़ा रहे थे। और फिर ऐसे लोग लगा लेते हैं, अक्सर दो ही फॉर्मेट लोगों को मिलते हैं, एक तो नंबर मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, स्ट्रिंग। एल्स में समझ लेते हैं कि क्या है, नंबर है, और नहीं तो फिर एल्सिफ लगा के एक कोड ऐसे लिख सकते हैं। और उस केस में वो लोग मेथड कौन सा यूज करते हैं, सेल ओबीजे डॉट, तो बताया था उस दिन ना, याद करो गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। लेकिन दिक्कत है डेटा अब, या तो दोनों तो रिटर्न ले नहीं सकते, या तो इंट लेंगे या तो क्या लेंगे, या तो स्ट्रिंग लेंगे या तो कुछ लेंगे। तो याद रखना पहले तो गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू का रिटर्न टाइप क्या है, याद है, डबल है। ये रिटर्न क्या करता है, डबल। उस क्लास में देखोगे ध्यान से दिखाया था उस बारे में सब कुछ, कि उसमें एक भी गलती आती है, नंबर देखो दो तो 0.0 अपने तरफ से जोड़ देता है, उसको हटाने का तरीका बताया था ना हमने। हाँ, अच्छा एक चीज ये तो डाल ही लेना यार, मिसिंग सेल पॉलिसी। मिसिंग सेल पॉलिसी नहीं रखोगे तो दिक्कत क्या आती है, अगर बीच में कोई ब्लैंक सेल मिलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मार देगा। लेकिन अगर गेट सेल मेथड ओवरलोडेड है, कैसा है, ओवरलोडेड है, एक आर्गुमेंट के साथ भी आता है और किसके साथ आता है, दो आर्गुमेंट के साथ भी आता है। ये वाला जो दो आर्गुमेंट वाला यूज करोगे तो क्या फायदा होगा मालूम है, कि अगर किसी सेल में डेटा नहीं होगा तो एक्सेप्शन नहीं देगा, उसको ब्लैंक की तरह ट्रीट करेगा। और अगर एक आर्गुमेंट वाला लोगे तो क्या करेगा वो एक्सेप्शन मार देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। अरे इसमें वैसे चलो दिखा, 2 मिनट लगे, लिख देते हैं स्ट्रिंग डेटा बराबर क्या लिख दें, नल। इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाओ नीचे, यहां से भाई अगर स्ट्रिंग है तब तो बस बहुत सब कुछ आसान है, लेकिन अगर न्यूमेरिक है तब तो मेथड यूज करोगे क्या, गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। जब गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू यूज करोगे तो तुमको रिटर्न करेगा क्या, ये डबल, मान लो डीबीएल। अब डबल तो भाई या तो स्ट्रिंग ले लोगे या तो डबल ले लोगे, दोनों तो रिटर्न ले नहीं पाओगे। ध्यान से देखो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसी डीबीएल डॉट, चाहे तो इसका एक मेथड होता है क्या, इंट वैल्यू। तो ये डबल 0.0 या 0 हटा के सिर्फ क्या ले लेगा, नंबर। और फिर देखो ध्यान से, इसको इंट में नहीं रख रहे हैं हम, इसे कहाँ रख रहे हैं, इंटीजर में लिख देते हैं डेटा। और फिर
देखो क्या कर रहे हैं, int data डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में, और यही डेटा में हम क्या करेंगे, डाल लेंगे, और यही डेटा हम लास्ट में क्या कर लेंगे। अब तुम्हारी तरफ से ये सारा मैनेजमेंट खुद ही कर लेगा। और बस एक छोटी सी कमी है, हम तो कहेंगे क्या, अच्छा ठीक है, सेल ओबीजे है ही, लो हटाओ, बताओ। अच्छा, गेट सेल डेटा मेथड में क्या भेज रहे हैं हम, सेल का, सेल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना, तो बोलो सेल का ऑब्जेक्ट भेजे, हाँ चलो यही रहने देते हैं। अब बस ऐसे कर लो यार, तुम्हें ये भी नहीं करना था, या इसमें ये भेज दें, दो देखो, या तो सेल का ऑब्जेक्ट भेजे वैल्यू निकाल लो, या तो रो का ऑब्जेक्ट भेजें और सेल का नंबर भेजें, तभी तो निकल जाएगा ना, रो ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेल, और क्या भेज दोगे, नंबर तो मिल जाता है ना सेल। हम कहने, मेरा कहने का मतलब है ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, रो ओबीजे और कॉमा इन सेल नंबर, एक मिनट जो तुमको हम ढंग से दिखाते हैं, चलो देखो ध्यान से, इसे यहाँ पे कर देते हैं क्या, रो ओबीजे डॉट गेट सेल, और सेल में दे दें क्या, सेल का नंबर, और क्या बताया है कि ये भेजना, मिसिंग सेल पॉलिसी क्रिएट नल एज ब्लैंक, ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाती है कई बार। यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, अब देख लो कैसे कॉल हो रहा है, जिसको डेटा चाहिए बस वो इतना करेगा, मेथड कॉल करेगा कौन सा, गेट सेल डेटा, रो का ऑब्जेक्ट भेजेगा और नंबर भेजेगा, नंबर भेजेगा क्या, आई, यहां से मिलेगा क्या, स्ट्रिंग सेल डेटा की स्ट्रिंग सेल डेटा वैल्यू, सॉरी, और यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे भेजने क्या, प्लस, अब एकदम परफेक्ट हो गया। पहले अब जो एपॉस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत तुमको पड़ती, अब वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लॉजिक हमने इस मेथड के अंदर डाल के इसे क्या कर दिया, ध्यान से जरा इसे देखो, मुश्किल कोड बिल्कुल नहीं है, और चाहो तो डिबग करो ना यार, ब्रेक पॉइंट लगाओ, हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाओ, ना समझ में आए तो फिर एक एक लाइन पे इसका बिहेवियर चेक करो, आधा एक घंटा लगेगा, अपने आप से समझ में आने लगेगा क्या क्या कर रहा है और क्या उठा रहा है, किस वैल्यू को क्या कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आया, this method this method will read data from Excel on the basis of row object and cell number if it it will manage, it will, लिख देते हैं, मैनेज डेटा whether whether it is in string or, भैया एक्सेल में डेटा चाहे स्ट्रिंग में हो और चाहे इंटीजर हो, अपने हिसाब से अनवर्ट कन्वर्ट करके बढ़िया से बाद में आपको दे देगा, बात ही खत्म, ठीक है। अब तुमको एपॉस्ट्रॉफी लगाने की झंझट नहीं है।
हाँ हार्ड कोडेड दिए हैं क्योंकि हमको पता है कि 3 से ही हो रहा है। और वैसे अगर वो है तो एक मेथड और बना लो वो भी ढूंढने के लिए। जैसे एक मेथड बनाया है गेट लास्ट गेट ना एक मेथड बनाया है नीचे वाला गेट रो नंबर बाई टेस्ट केस आईडी। एक मेथड बना लोगे गेट कॉलम नंबर बाई कॉलम नेम। ये क्या पूछ रहे हैं जानते हो? ये कह रहे हैं कि सर जो यहाँ आपने क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है, कल को एक आध कॉलम और ऐड हो गया एक आध कॉलम घट गया तो नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। तो ये 3 लिखने से इनको परेशानी है, तो ये चाहते हैं तो इसके लिए भी एक मेथड एक लॉजिक लिख सकते हो जिसका नाम रख दो मेथड का क्या, गेट कॉलम नंबर बाई कॉलम नेम। जो कॉलम नंबर के हिसाब से नेम क्या करे उसका निकाल ले और वही नंबर यहाँ पे क्या कर दो पास कर। लेकिन चलो उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या है मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो जरा इसको यूज कर लो, मतलब यूज तो करके देखो, थोड़ी प्रैक्टिस हो, क्योंकि याद रखना जहां भी जाओगे कहीं भी हार्ड कोडेड डेटा स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। डेटा हमेशा कहीं बाहर से ही आता है और जनरली लोग एक्सेल में रखना पसंद करते हैं क्योंकि इसको यूज करना मैनिपुलेट करना क्या है आसान है ना। देखो एक्सेल में रख रहे हैं टेस्ट केस का डेटा और प्रॉपर्टीज फाइल में रख रहे हैं हम वो कॉमन डेटा जो अक्रॉस द टेस्ट केसेस क्या है सेम है। देखो ये डेटा तुमको बार बार चलाने से पहले चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में वो 4 5 6 चीजें जिनको जो मतलब किसी टेस्ट केस से डायरेक्टली मैटर नहीं करती कि पूरे एप्लीकेशन का जैसे यूजर नेम पासवर्ड है, जैसे ऐसा रहेगा तुम टेस्टिंग करोगे ना तुमसे कहेंगे अभी ऑटोमेशन अपना डेव पे चलाओ, अभी ऑटोमेशन अपना किस पे चलाओ क्यूए पे चलाओ। डेव पे यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, क्यूए में यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा अलग होगा। तो वो चीजें जो बड़ी बेसिक चीज है जो पूरे प्रोजेक्ट में क्या है कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज इस्तेमाल हो रही है बस वो रख रहे हैं वहां पे। वहां कोई ज्यादा डेटा नहीं होगा, वहां सिर्फ कितना डेटा होगा 5 7 डेटा होगा और यहाँ पे यहाँ सैकड़ों रो होंगी और हर रो के अंदर 10 20 50 क्या होगा डेटा होगा। भाई जितना तुम्हारे टेस्ट केस को वहां पे डेटा चाहिए। देखो यहां से वो भी मैनेज कर सकते थे यूजर नेम और पासवर्ड भी, जैसे यहाँ पे की और वैल्यू नहीं दे रहे हो, यहाँ यूजर नेम बराबर यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन दे सकते थे नहीं दे सकते थे, लेकिन दिक्कत होगी हर रो में देना पड़ेगा। तो बस अगर 200 टेस्ट केस है तो 200 बार क्या तुम दोगे यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन है, तो बदलना होगा तो 200 जगह बदलना भी तो पड़ेगा। जो चीज अक्रॉस द टेस्ट केसेस क्या है सेम है कॉमन है वो हम कहाँ रख रहे हैं config डॉट प्रॉपर्टीज में। वो चीजें जब मतलब वो जिसको यूज कर मैनेज करना भी आसान हो कि बंदे को अगर चलाना है तो उसको अगर अपने डेटा के फोल्डर का पाथ चेंज करना है, रिजल्ट के फोल्डर का पाथ चेंज करना है, यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल जो बेसिक बेसिक चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका पर्टिकुलर किसी टेस्ट केस से लेना देना ना हो, पूरे एप्लीकेशन से लेना देना हो, वो चीजें हैं config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। आई बात समझ में? भाई देखो डेटा को भी प्रॉपर्टीज फाइल में रख लो, लेकिन प्रॉपर्टीज फाइल में ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, प्रॉपर्टीज फाइल में तो ऐसे चलता है ना। तो बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी अब एक एक टेस्ट केस में 50 50 डेटा है तो 50 50, अब एक टेस्ट केस के लिए 50 इसमें और 100 200 टेस्ट केस तो 200 प्रॉपर्टी फाइल बनाओगे। यहाँ एक्सेल इस हिसाब से मैनेज करके देता है कि एक ही फाइल के अंदर 200 500 टेस्ट केस का डेटा इजीली मैनेज हो जाए, इसलिए वो भी यूज करना है और ये भी यूज करना है। ठीक है, चलो ये करो। और एक छोटी सी चीज ये कहेंगे आप लोगों से कि सीएसवी देखा है आप लोगों ने, सीएसवी फाइल डॉट सीएसवी। अरे अरे नोटपैड खोलो, बताया होगा यार कामा कामा करके, जैसे नेम कामा है ना, प्रोफेशन ऐसे करके डेटा रख सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे इस तरह से कामा मतलब कामा सेपरेटेड रहेगा लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है नोटपैड में भी खुल जाता है और एक्सेल में भी खुल जाता है। और ये जो तुम्हारी एक्सेल फाइल है ये एक्सेल में नहीं खुलती। तो बहुत से लोग डेटा कहाँ रखते हैं सीएसवी के अंदर, वो एक्सेल का भी बेनिफिट देता है और नोटपैड वाला भी बेनिफिट देता है ना।
इसलिए रखते हैं लोग बहुत से, ठीक है। तो वहां पे भी डेटा ऐसे रखा जा सकता है, यही वाला डेटा, बस कॉमा कॉमा करके रखो, या एक्सेल में रखो डेटा और सेव करने के टाइम पे कर दो सेव एज डॉट सीएसवी, तो सारा डेटा किसमें आ जाएगा, सीएसवी। लेकिन सीएसवी को अपाचे पीओआई रीड नहीं करेगा। अगर सीएसवी से डेटा उठाना है तो उसके लिए अलग से जार आती है, उसका नाम है ओपन सीएसवी, सीएसवी राइटर, ऐसे करके मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं। तो एक काम करना, जरा खुद से कुछ लोग ट्राई करो उसे, इजी है, सब नेट पे रखा है, सब कुछ नेट पे इजीली रखा हुआ है। और एक चीज ये दिमाग में रखो, अब तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना शुरू करना है। भाई काम करोगे तो एकदम सेट काम नहीं आता कि जैसा तुम एग्जैक्टली यही पढ़ के गए हो वही नहीं मिलेगा, थोड़ी चीजें दाहिने बाएं होंगी, हो जाती, क्या होंगी ही। तो तुम्हारे पास इतना अपना माइंड होना चाहिए, मतलब माइंड क्या है तुम्हारे पास, इस्तेमाल तो कर लो उसको, है कि बस थोड़ा है तो आप उसके हिसाब से अपनी चीजों को क्या कर सको, तोड़ मरोड़ सको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अरे कोई कह देगा कि नहीं जी हमको एक्सेल में नहीं रखवाना, सीएसवी में रखवाना, कोई कह देगा हमें एक्सेल में नहीं रखना, तो बहुत हाथ पैर नहीं फूल जाना चाहिए। लॉजिक यही है, मेन लॉजिक था, मेन अपाचे पीवाई के मेथड थोड़े थे, मेथड तो वही चार से घूम रहे थे ना। मेन था ये सोचना कि हम यहाँ से इसको उठाएंगे, इससे मैच करेंगे, फिर ये उठाएंगे, ये मेन तो ये था ना, मेन ये नहीं था। अब तुमको बस ये देखना है कि यार अच्छा सीएसवी में रखना है, सीएसवी रीड करने के लिए कौन सी एपीआई है, जैसे अपाचे पीवाई, जैसे इसके लिए अपाचे पीवाई थे, सीएसवी राइटर है, ओपन सीएसवी है, नेट पे डालोगे फट से क्या मिलेगा, उसका कोड मिलेगा, कोड देखोगे ध्यान से, फिर उसी कोड को अपने लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक यही रहेगा, मेथड ऐसे ही बनाओगे, लेकिन अंदर के जो वो मेथड्स कॉल होंगे वो अपाचे पीओआई के बजाय किससे कॉल होंगे, ओपन सीएसवी के, तुम कर लोगे उस पे, तो बहुत कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जरा इसकी प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस, इसके बाद वेब टेबल के बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना, वेब टेबल के बारे में सोचना जो तुम्हारे पास है अकाउंट्स में, और वो वेब टेबल अक्सर पूछते हैं इंटरव्यू में, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेब टेबल इंटरव्यू में पूछते हैं। और वहां जैसे यहाँ पे सारे लेने थे तो क्या कर रहे थे, गेट लास्ट रो नम, और फिर रो का काउंट निकाल के लूप लगा रहे थे, वहां वही दिमाग फाइंड एलिमेंट से चलेगा, फाइंड एलिमेंट से रो की क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, है ना, फाइंड एलिमेंट से रो की लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर रो के अंदर क्या मिलेंगे, जैसे वो रो के लिए क्या है टी आर, अंदर सेल के लिए क्या है टी डी, तो वहां वही चीजें फाइंड एलिमेंट से चलेंगी, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। जैसे एक ये सिनेरियो हो कि हम एक मेथड बनाओ, जैसे मान लो ये है हमारे वी टाइगर में, देखो 50 टेबल है कि नहीं, और हर जगह एक टेस्ट केस बनेगा कि किसी भी लीड आईडी दे दें या अकाउंट आईडी दे दें या फलाने आईडी दे दें, तो जो आईडी दे रहे हैं उसको डिलीट करके चेक करना डिलीट हुआ या नहीं, ये बहुत जगह यूज होगा। उसमें भी तो यही है कि आपको अकाउंट आईडी आपसे मांग के उसका डेटा आपसे क्या करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, तो वही लॉजिक, यही लॉजिक चलेगा, बस वहां फाइंड एलिमेंट्स को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना होगा। यहाँ अपाचे पीवाई के मेथड है, सीएसवी में किसके होंगे, ओपन सीएसवी या सीएसवी राइटर के होंगे, लॉजिक नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलो इतना